तो सेकेंड फेज में थ्योरीज पर बहुत ध्यान दिया गया। इसमें दो लोग थ्योरीज के बहुत बड़े कंपाइलर हुए। किताब का टाइटल याद रखिएगा, ठीक है, और वो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इस बीच में बहुत सारी किताबें हैं, उतने रेफरेंसेस आपको पीटी देना नहीं है, एक जनरल आइडियाज आपको होना चाहिए, ठीक है। इसमें फिफनर की किताब है, बहुत सारे लोग हैं, टेलर ने किताब लिखी है, हालांकि किताब पहले की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, गुलिक की किताब है। जब थिंकर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी एक एक करके इसमें चली आएंगी। इस फेज में लोगों ने सिद्धांत जो दिया, वो सिद्धांत किस आधार पर दिया, वो कॉन्सेप्ट हमें बस पकड़ लेना है। आज सिद्धांत देते समय गलती हो गई है थोड़ी, इसीलिए आगे चुनौती भी मिली है। जैसे किसी भी संगठन में बहुत कुछ होता है जिसके आधार पे सिद्धांत दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब अभी जहां बैठे हैं इसी को ले लेते हैं, भूमि आईएएस एक इंस्टीट्यूट है। अब इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुर्सी टेबल ये वो। अब एक ये भी है कि भाई कुर्सी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप थ्योरीज किस लिए पढ़ते हैं? अच्छा करने के लिए, खराब करने के लिए? अच्छा करने के लिए। कुर्सी में गद्दा लगा हो, बच्चों को जैकुजी टाइप का मिले एकदम, है, पीछे से थोड़ा मसाज वसाज कर दे, थक गए हों 2 घंटे में, ऐसा क्वालिटी ऐसे बात करें। और अच्छा लाइट, और अच्छा ये, और अच्छा मल्टीमीडिया। एक ये है, इसकी प्रक्रियाएं भी कुछ होंगी। फॉर्म भराता होगा तो ऑनलाइन भरा ले, 1 ही मिनट में कर ले, उसमें भी सुधार किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। प्रक्रिया, तकनीक, टेक्नोलॉजी कुछ है, और भी इससे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब इसमें कुछ कर्मचारी भी काम करते हैं, कार्मिक। अब उनको डांटा जाए कि इनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, ये भी एक अप्रोच है। ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें। अब व्यक्ति है तो इसकी भावना है, भावना को ठेस पहुंचाया जाए कि ना पहुंचाया जाए, है ना, संचार, बहुत सारी बातें इसमें हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नहीं, इस फेज में जो थिंकर हैं जिन्होंने सिद्धांतों पर बल दिया, 3 चीज याद रखिएगा बस। इस सेकंड फेज में, है ना, संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, प्रक्रिया और तकनीक, इसी पर ध्यान रखते हुए ना सिद्धांत बता दिया। मनुष्य पर ध्यान ही नहीं दिया, मानवीय पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हमने कहा ना, हायरार्की, संरचना का बात है। अच्छा, जब भी मैं संरचना शब्द बोल रहा हूं ना, स्ट्रक्चर, तो आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना समझें। जब भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो आप हायरार्की समझा करें। ऐसा मतलब कौन बॉस होगा यहाँ पे, इसके नीचे कौन सा सेक्रेटरी, इसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। इतना ही क्यों, अब मोदी जी आए एक नया बना दिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी भी होगा, नए लड़कों को भी बना दिया। 2 ही 3 साल में इसको बनाओ, मिनिस्ट्री में बुलाओ, उसको पॉलिसी का चीज समझाओ, तब जाके क्षेत्र में क्रियान्वित करेगा, ठीक है। तो कितने होने चाहिए क्रम, इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड। धीरे धीरे आप समझेंगे इसको, थ्योरीज पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब भी संरचना बोले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पद सोपान, हायरार्की। प्रक्रिया, क्या कागज होगा, कहाँ फॉर्म भराएगा, फॉर्म सरल होगा, भारी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इत्यादि इत्यादि। तकनीक, टेक्नोलॉजी, इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी, हर ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी होता है, उसके बिना चला नहीं सकते। शहनाज हुसैन का पार्लर भी होगा तो कुछ टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी को डांटा जाए, आप मान लीजिए ऐसी कंपनी में जाए जहां आपको 1 करोड़ रुपए का पैकेज हो और आपको खूब गाली गलौज करके आपका बॉस बात करता हो, एक दिन तो टाइगर निकल ही जाएगा। आपको तो मैं बोल ही सकता हूँ, जो आईएएस का तैयारी करता है सब टाइगर ही है। आपको पैसे से सिर्फ खरीदा नहीं जा सकता, गरिमा वाला नौकरी आपको चाहिए, आपको नौकरी में भेज दिया जाए, जब पैसा मिलता हो, 1-2 बार परिस्थितियों की वजह से सुन भी लोगे, एक दिन अच्छा रुको ताज बता ही देते हैं, हो जाएगा। या इस्तीफा फेंक के चल दोगे, कुछ ना कुछ करोगे, नहीं चल सकता है। लेकिन मिस है, कर्मचारी मानवीय पहलू का अभाव यहाँ पे है। इस कमी को यहाँ पाया गया। ये जो फेज है, यहाँ जो विद्वान मिले, इन विद्वानों ने इसके दुख को बताया, ठीक है, और इसकी कुछ अपनी कहानी है। इसीलिए इसको आपके नोट्स में लिखा होगा
चुनौतियों का युग, चैलेंजेस बिफोर थ्योरीज। चुनौती मिली किसको? सिद्धांतों को। जो सिद्धांत दिए गए यहाँ पे सेकंड फेज में, वो भौतिक एवं यांत्रिक कारकों के आधार पे थे, और अब उसको चुनौतियां दी गई 1938 में। ठीक है, 1938 में ये चुनौती दी गई एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। उसका अपना कुछ पर्सनल कारण भी था। पहले पर्सनल कारण समझ लें, तब हम समझ पाएंगे अच्छे से। कहानी बैकग्राउंड में रहती है दिमाग में तो ठीक रहता है। एक्चुअल में ये जो दोनों लोगों के नाम जो बताए, जिन्होंने 37 में किताब लिखी, गुलिक और उर्विक, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, इन दोनों का इतना नाम था अमेरिका में, पूछिए मत। ये सब बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु होते थे। जिस विश्वविद्यालय में जाते थे कन्वोकेशन के लिए, वहां का प्राइस बढ़ जाता था। कंपनीज उनको ज्यादा महंगे दाम पे ले जाती थी। गुलिक इसको मिला नहीं नोबेल प्राइज, वरना 15-20 बार नॉमिनेट हुआ है। इतना दुर्भाग्यशाली कोई होगा नहीं। 100 साल से ज्यादा जिया, लेकिन लूथर गुलिक को नोबेल प्राइज मिल नहीं पाया। इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में कई बार हुआ। एक दो लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे एक तो पिताजी को मिला है शांति के लिए, और एक दूसरे मिलेंगे डिसीजन मेकिंग थ्योरीज के लिए, हर्बर्ट साइमन। उनको इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है। इस व्यक्ति को मिल सकता था, इंटेलिजेंट था, अच्छा था, बट नहीं मिला। बहुत लॉबिंग भी होती है। और इस व्यक्ति का सबसे बड़ा कंसल्टेंसी का फर्म आज भी है अमेरिका में। मैनेजमेंट कैसे करें, उसका बेस जो है गुलिक का ही है। जैसे हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी है ना भाई, प्राइस वाटरकूपर हाउस लिमिटेड, आज का नहीं है, प्राचीन काल से। कुछ कुछ फर्म्स, कुछ कुछ लीगल फर्म, कुछ मैनेजमेंट के कंसल्टेंसी के ग्रुप बहुत पुराने, बहुत। पेलोनजी अब इन्वेस्टमेंट ग्रुप आज का नहीं है, प्राचीन काल का है। ठीक है, तो सपूर जी पेलोनजी मिस्त्री फैमिली का है। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लेके आओगे ना कि हम जनता का कल्याण करेंगे, 200-400 करोड़ लगा देगा, करोगे सच में? लो, अब ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही कर देंगे तो दे देगा। बहुत देखेगा, उसका अपने मानक है ना। ये है, अब पैरवी भी कुछ नहीं चलता है। सच में अगर है तो कर देगा, अब करेगा नहीं दूसरे से भी करवाएगा। कंपनी लाइक बोइंग के इन्वेस्टमेंट से भी 5-6 हजार करोड़ डलवा देगा पैसा। इसीलिए देखते हो ना कि इंडिया में इतना गरीब था, कोई काम शुरू किया, कहाँ कहाँ पहुंचा दिया, है ना। और किस तरीके से हुआ, उसके अपने पद्धति होती है, अपने अपने उसके तरीके होते हैं। तो ऐसे ईमानदार इन्वेस्टर्स भी होते हैं दुनिया में जो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन दे आर बिग वन। तो ऐसे ही इनका है। इनके जो साथ में थे उर्विक, वो भी, उनका भी कंसल्टेंसी का फर्म है, बहुत अच्छा सा, अमेरिका में आज भी है। और ये दोनों बड़े मैनेजमेंट के जाने माने थे। मतलब लोग ये मानते थे ना, उस जमाने के कंपनी चलाने वाले, जैसे फोर्ड पुरानी कंपनी है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जो जनरल इलेक्ट्रिक आप जानते हैं, ऐसे पुराने ब्रांड जो हैं, ये सब जनरल मोटर, फोर्ड, ये सब जानते थे कि इनके बिना ना चल नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा, इनके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब एक प्रोफेसर जो गरीब था, उसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। हालांकि उसको पढ़ना है, 1-2 दिन लगेगा, देखेंगे हम लोग। अब थ्योरीज आएगा तो आप पढ़ोगे। तो जिसके पास जो नहीं होता है वो पाने के लिए बड़ा बेचैन रहता है। ठीक, खूब प्रोफेसरी करता था, पैसा बनाता था। तो एक दिन ये दोनों मिले कि सर, आपका उद्देश्य अगर पैसे कमाना है, आप देखते हैं पैसा पैसा करते रहते हैं, तो अपना कंपनी क्यों नहीं खोल देते हैं? तो उनका भी आंख चमकने लगा कि अच्छा, यही सब बोल रहा है कंपनी खोलने के लिए, सब तो हीरो है, ये सब तो जनरल इलेक्ट्रिक चलवा रहा है, ये है वो है, तो ये सब अगर हमारी कंपनी का डिजाइन करे तो कितना अच्छा होगा। एक सोच है, मान लो। तो उन्होंने कहा कि तो आप लोग बता दोगे कैसे होगा? तो हाँ हाँ, अरे हम लोग आपके पॉकेट में हैं, अब बताइए। इन्हीं दोनों ने, लायक के आगे ना लगाए हुए दोनों ने क्या किया, अपने सारे सिद्धांत जो किताब में लिखे थे चेस्टर बर्नार्ड की कंपनी में डलवा दिया। 10 सिद्धांत गुलिक का, 8 सिद्धांत उसका, और जितना पैसा वो कमाए थे वो सारा पैसा लग गया। और चेस्टर बर्नार्ड की कंपनी अमेरिका की पहली टेलीकॉम की कंपनी थी, एंड इट वॉज ए बिग हिट फेलियर। एक होता है असफलता,
एक होता है धूम धड़ाके से असफलता। ये दोनों दो बात है। मान लो आईएएस का तैयारी किए, आईआरएस बन के रह गए, चलो जी हम सोचे थे, इंटरव्यू दिए नहीं हुए। एक ये होता है, एक ये होता है कि एकदम नीचे से नंबर 1, पीटी में भी मार्क्स निकलवाए आरटीआई करके तो एकदम नीचे थे, कमाल के थे एकदम, है ना। एक ये भी होता है, ऐसे वाले में हुआ। यानी ये जितने सिद्धांत उद्धांत यहाँ पे पढ़े हो वो सभी क्या है, आधे अधूरे हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि भाई विद्वान था, पैसे का ठीक है, पैसा चाहिए होगा उसको, लेकिन अपने ही कंपनी में रिसर्च करने लगा। क्योंकि मूलभूत तो विद्वान था ना, तो देखने लगा कि अच्छा पैसे से कुछ होता नहीं है, तो मैं अब देख ही लूंगा पूरा कहानी क्या होता है। तो जो जो बताए थे ना ये सब 10 बात, गुलिक उर्विक 8 बात, सब लागू करने लगा और असफलता मिलने लगी। तो ये पाया कि ये तो बहुत खराब है, सिद्धांत उद्धांत कुछ होता नहीं है। तो एक किताब लिखा, वो चेस्टर बर्नार्ड के आंसू के रूप में है। वो किताब का नाम है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। और उसमें उन्होंने मानवीय पहलुओं के बारे में बात किया कि संगठन चलाने में संरचना, प्रक्रिया, तकनीक पे बल दोगे तो डूब जाओगे, है ना। अब इस प्रोफेसर के 2 दोस्त और थे, 3 प्रोफेसर की लॉबिंग थी, तीनों को आज आप महान थिंकर के रूप में पढ़ते हैं। एक का नाम है चेस्टर बर्नार्ड, जो आपने देखा, जिसका की कहानी है, कांड हुआ। इसकी कंपनी जो डूबी, इसका एक दोस्त आया देखने, उसका नाम था हर्बर्ट साइमन, जिसको नोबेल प्राइज मिला। वो है गुस्से वाला, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है। उसको आप पढ़ोगे तो इंटेलिजेंस असर करेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। तर्क शक्ति की मारक क्षमता बहुत अच्छी है, यूं ही नहीं मिला, पूरी दुनिया को हिला दिया। और डिसीजन मेकिंग की सोच में बदलाव किया, लोगों को बताया कि दुनिया भ्रम में जीती है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नोबेल प्राइज मिला है। अब वो आया तो आलोचना किया उसने, थोड़ा मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज भी, थोड़ा गाली गलौज करके भी बताया कि कुछ साइंस वाइंस कुछ नहीं होता है, ऑल साइंस आर साउंडिंग लाइक द प्रोवर्ब्स। ये जितने विज्ञान की बात लोग करते हैं ये कहावत है, मुहावरा है, नालायक हैं, दे आर ब्ला ब्ला ब्ला, और खराब खराब चीज लिखा। जितनी किताबें लिखी उसने, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जितनी किताबें लिखी सब में बहुत खराब बताया। और इन दोनों को तो खास करके कि ये दोनों हमारे दोस्त को गरीब बना दिए, जितना कमाया था सब डूब गया, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसका जो प्रश्न आता है इन्हीं दोनों पे अटैक करता हुआ आता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग तो जान जाएंगे इस प्रश्न कैसे होता है और क्या है। एक तीसरा भी दोस्त था इन लोगों का, ठीक है। तो उसने भी पब्लिक अफेयर्स और की किताबें लिखी, 1952 में छपी, गुड नाउ, है ना, सॉरी गुड नाउ नहीं है, नहीं, रॉबर्ट ढाल एक दूसरा ग्रुप है जो इसकी आलोचना कर रहा है। एक और प्रोफेसर है, मुझे अभी ध्यान आ जाएगा तो मैं बताऊंगा, दूसरे हैं। 3 लोगों की फ्रेंडशिप है और ये तीनों एक जैसी लगभग बात कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 उसको देखेंगे, ठीक है। इसी फेज में, यहाँ से यहाँ तक जब हम चलते हैं, इसी फेज में एक इन 3 विद्वानों से हट करके एक और विद्वानों का ग्रुप मिलता। वो तीसरे हैं वॉल्डो, ड्वाइट वॉल्डो। 3 प्रोफेसर की दोस्ती, जिसमें ड्वाइट वॉल्डो, किताब 52 की है इनकी, और एक हर्बर्ट साइमन, और एक तीसरे जो हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने एक जैसे आधारों पर, जिसके फिक्स अब अभी क्या समझना होगा या क्या याद रखना है कि संगठन को चलाने में मानवीय पक्ष का भी इम्पोर्टेंस है। सिर्फ संरचना, प्रक्रिया, तकनीक पर बल नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो भी नोबेल प्राइज नहीं मिला उसको, लेकिन वो भी इंटेलिजेंट है, और उसका नाम रॉबर्ट ढाल है, जो ये लोग बता रहे हैं, वो भी आपके नोट्स में लिखा होगा। उसने भी 1947 में किताब लिखी है। ये 47 क्यों आया? 38 में चेस्टर बर्नार्ड की किताब आ रही है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। 47 में चेस्टर बर्नार्ड के अलावा जो उनका एक दोस्त था हर्बर्ट साइमन, उसकी किताब छपी है द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। रॉबर्ट ढाल की किताब छपी है 47 में, इसलिए 47 ध्यान रखना है। और ये फेज क्या है? चुनौतियों का। चुनौती किस पर? ऐसे सिद्धांत जो संरचना, प्रक्रिया, तकनीक पर बने हैं, जिसमें मानवीय पक्ष मिसिंग है।
और रॉबर्ट ढाल ने किताब लिखी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। अब इन पे जाइए वापस, 37 में किताब क्या है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या कह रहा है? साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। बट अटैक किस पे है? इन्हीं दोनों पर। क्या आप लोग जो बता रहे हो विज्ञान विज्ञान कुछ होता नहीं है, क्या है जी? उसमें 3 कमी है। रॉबर्ट ढाल ने इस बात की आलोचना की कि देखो भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो नेचुरल साइंस है, इसको लोक प्रशासन जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 तरह की चुनौती है लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने में। पहली चुनौती, जो विज्ञान होता है यानी नेचुरल साइंस जो होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो वैल्यू फ्री होता है, मूल्य मुक्त होता है। लेकिन ये मूल्य मुक्त नहीं हो सकता। मूल्य मुक्तता का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, लोचशीलता नहीं होगी, मानवीय कल्याण का पक्ष नहीं उसमें शामिल होगा। ठीक है, नैतिकता का पक्ष शामिल नहीं होगा। अब जैसा मान लीजिए कि आप किसी जगह पे हैं, आपको अग्नि की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, और आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आप उसको एकदम कह रहे हैं दया करिए हुजूर, आग दे दीजिए, और आप मिलाइएगा तो पानी ही मिलेगा। उसके बाद दया नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के पास दया नहीं है, नैतिकता नहीं है, समझ नहीं है, लोचशीलता नहीं है कि चलो ये थोड़ा गरीब है, मुख्य धारा से पीछे है तो इसको रिजर्वेशन दे दो, ये थोड़ा ठीक है कर सकता है तो इसे पूरा पैसा ले लो। ये सेंस नहीं है उसका। लेकिन लोक प्रशासन को सेंसिबल काम करना पड़ता है, इसलिए विज्ञान कैसे हो सकता है? तो इसलिए जो सेकंड फेज में लोग बताया वो गलती, आलोचना करने का ये भी स्टाइल है, और ये रॉबर्ट ढाल का स्टाइल है। दूसरी चुनौती, जो नेचुरल साइंस है उसके व्यवहार का पूर्वानुमान किया जा सकता है, लेकिन लोक प्रशासन के व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। जैसे 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, पानी, आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में मनुष्यों को डील किया जाता है, मनुष्य का व्यवहार बहुत ही अजीबोगरीब होता है, जटिल होता है, और उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। आप अब तक की उम्र में भी बहुत कुछ समझ गए होंगे, और अभी समझने का दिन आपका है, चूंकि अब समझदारी आपकी बढ़ेगी। अभी तक वो थोड़ी कम थी तो उतना समझे भी नहीं होंगे, अब समझेंगे। मनुष्य बोलता क्या है, करता क्या है, फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग के बीच में डिफरेंस कितना है ना, ये सब आपको अब धीरे धीरे लाइफ में समझ आएगा। तो आप जब प्रशासन में जाओगे ना, तो आप व्यवहार पूर्वानुमान ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको डराता नहीं हूं, मैं रोज सच बता रहा हूं आपको कि अच्छा करोगे तो जेल, सस्पेंड, ये सब के लिए भी तैयार रहना है। मतलब इतना अवेयर होना है कि ये सब नौबत ना आए। लेकिन अच्छा करने वाला भी सस्पेंड होता है, जेल भी जाने की जरूरत पड़ती है। खराब करने पे संभावना तो है मैं भी बच भी जाए, लेकिन अच्छा करने वाले को जरूर जाना पड़ेगा, उसको बहुत चीजों से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो आप नहीं समझ पाओगे। आप सोचोगे कि हम तो रोड बनवाने गए थे, लोग बोलेंगे हनुमान जी का मंदिर बनेगा, यहाँ निकला था। कैसे तुम सोचे? पीर बाबा यहाँ पे हम नमाज पढ़ेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। अब कितना लाठी चलाओगे? कुछ मामला हो जाएगा 1 मिनट में सस्पेंड, कि बताओ ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने चला गया। गए थे क्या करने? रोड बनता तो लोगों को रोटी मिलता, ये होता वो होता, कुछ से कुछ बना दिया जाएगा, माहौल कुछ हो जाएगा। पूर्वानुमान नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको कुछ केस स्टडी पढ़ना है, देखना है, ऐसे चीजें आती भी हैं। एक जैसे आधार पे कोई योजना नहीं चला सकते। जैसे लोहरदग्गा का कहानी है कि भाई उधर संथाल, उरांव जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक अधिकारी गया और पहाड़ पे छेद करके ड्रिल मशीन लेके गया, और पानी का स्रोत चूंकि पहाड़ में नीचे होगा उसको लेने लगा। प्रेशर बहुत रहता है तो नल लगा दोगे तो हो जाएगा। पहाड़िया लोग झरने से पानी लेते हैं, मच्छर काट लेता है, मलेरिया हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, दिक्कत होता है। तो हमारे यहाँ हैंडपंप की योजना आई, इसमें ड्रिल करके ले लो। तो जो प्लेन एरिया है वहाँ पे लकड़ी से भी ऐसे ऐसे करके कोई भी पंप लगा देगा, जल्दी से मिल जाएगा पानी। पहाड़ में तो ड्रिल मशीन लेके गए हिटैची का, एकदम कर ही देंगे, इनको आज झरने से बचा लेंगे। सारे पहाड़िया उधर से क्या किए, तीर उर ले आए और उसको
गरम करके जहर में, जड़ी बूटी वाले जहर में ठंडा करके जितने उनके थे सबको शूट किया। कोई मरा नहीं तीर से, सांप काटने जैसा हुआ, उससे बहुत लोग मर गए। डीएम मुश्किल से बचा लहूलुहान होके। ठीक है, क्यों? पहाड़ में छेद करना मतलब उनके देवता सिंह बोंगा में छेद करने जैसा है, वो उनको देवता मानते हैं। तो आपने देखिए मनुष्यों के साथ आपको क्या है, कोई एक पॉलिसी पे नहीं चल सकते आप फिक्स, भाई वो कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, कौन से सामाजिक व्यवस्था का। आपको एंथ्रोपोलॉजी, आपको सोशियोलॉजी, आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको लॉ, बिहेवियर सब जानना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं है, इसलिए गया तो था अच्छा करने, लेकिन क्या खाया? तीर। तो व्यवहार का पूर्वानुमान कर नहीं सकते हो, इसीलिए ये विज्ञान नहीं बन पाएगा। अर्ध विज्ञान हो सकता है, जैसे मौसम विज्ञान है, कहता है कि बारिश होगी, कई बार नहीं भी होती है। तो लोग प्रशासन में कि ऐसा करोगे तो ठीक चलोगे, हो सकता है ना भी जाओ उतना, लेकिन इसको बीच बीच में रख सकते हैं, नेचुरल साइंस नहीं है। तीसरी बात है कि लोक प्रशासन का सार्वभौमिक अनुप्रयोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि नेचुरल साइंस का सार्वभौमिक अनुप्रयोजन होता है। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अमेरिका में पानी, भारत में, सूडान में, पाकिस्तान में, सब जगह होगा। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, कहीं कुछ करना पड़ेगा। किसी के साथ कैसा बिहेवियर, किसी के साथ कैसा बिहेवियर, क्योंकि आपको मनुष्यों को डील करना है। और इस तरीके से मानवीय पक्ष के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया गया, ये इस फेज में जहाँ चुनौती की बात की जा रही है कि भाई मानव भी होता है, इसको भी जानो। और इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज वगैरह आपको मिलेंगी। एल्टन मेयो जैसा थ्योरिस्ट वहाँ पे मिल रहा होगा कुछ बात समझाने के लिए, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। आज जनरल आइडिया बनाने का दिन है। अब देखिए यहाँ से पकड़िए, सब्जेक्ट पहले आया, दूसरे सिद्धांत पर बल दिया, पिताजी ने कहा, लोगों ने किया, अब उसकी कमी सामने आई, तो अब कुछ करेगा और भी ना, सुधारने का भी होगा। ये जो चौथा फेज है, इसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, अस्तित्व के संकट या पहचान के संकट का कार्यकाल। आपके नोट्स में लिखा होगा अस्तित्व का संकट। अब जो इसका जो गुरूर था ना, गुरूर ही खत्म हो गया। लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय में कुछ घमंड आ गया था। कहाँ पे? सेकेंड फेज में। और गुलिक उर्विक के वजह से कि हमारे बिना नहीं चला पाओगे, और सब लोहा मानते थे, है ना। फोर्ड कंपनी, लाइक फोर्ड, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, सब बोलते थे, गवर्नमेंट की एजेंसियां, अमेरिका की, हम बात तो सही है यार, कुछ तो है, लेकिन इन लोगों ने हवा निकाल दिया, कुछ नहीं है, सब झूठा, कहावत है, मुहावरा है, बेकार का चीज है। तो इस विषय ने चुनौतियां झेली हैं, लेकिन चुनौतियों में ही मनुष्य महान बनता है, और ये विषय भी महान बना, है ना। इसने इस फेज में अपनी गलती को समझा और उसको सुधारने के लिए प्रयास शुरू किया। 1948 से लेकर 70 ये जो फेज है, यहाँ पे चेंजेस हुए। वही प्रोफेसर जो आलोचना कर रहे हैं, जिनके नाम आपने सुना, वॉल्डो, ठीक है, बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट ढाल, ये सब आलोचना करके चुपचाप सो गए होंगे घर में, कुछ बताए भी होंगे कि अध्ययन में ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। फिर उनसे सब्जेक्ट क्या होगा? मजबूत बनेगा, आगे बढ़ेगा। ये हुआ। तो इन विद्वानों ने अपने सिद्धांतों के आधार पर इसको बड़ा व्यवस्था दिया, सुव्यवस्थित किया, सही चीज बताया, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के बीच बीच की चीजें ली, है ना। संरचना, प्रक्रिया, तकनीक और मानवीय पक्ष दोनों को लेकर के चलने का बात किया। हम लोग पढ़ेंगे सब थ्योरिस्ट, तो हम लोग जानेंगे। और कुछ प्रकृति ने भी मदद कर दिया इस सब्जेक्ट को उठाने में। कुछ नेचुरल भी होता है, ईश्वरीय दैवी कृपा हुई और कुछ हो गया। क्या हुआ इसमें? भारत जैसे तृतीय विश्व के देशों का उदय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का फेज है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इक्वेटर से नीचे बहुत सारे देशों की उत्पत्ति हुई, इसमें भारत भी है। हमने भी अपनी प्रक्रिया शुरू की, लेकिन ये जितने देश थे विकासशील देश, ये गैर विकासवाद में थे, उपनिवेशवाद की दास्ता में थे। इनको तेजी से विकास करना था। तो विकास कैसे होगा? आपको दिमाग चाहिए ना, किस रास्ते पे चलोगे? जैसे नेहरू जी ने भी मेहलानोबिस, प्रोफेसर हेराल्ड डॉमर, इनका सहायता लिया। नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, तमाम कमियों के बावजूद भी बहुत ऐसा काम किया। IIPA जैसा संस्था बनाया, IIPA का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर पॉले चैपल भी उनके दोस्त थे, 2 बार भारत बुलाया उनको।
कि भारत आइए, अध्ययन हुआ और रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। आज आप लोग जब आईएएस बन जाओगे तो वहां जाने तुरंत नहीं मिलेगा, 9 साल सीनियर हो गए तब एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, APPP आईएएस को तो कोई पूछता ही नहीं है उधर, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ना। और ऐसे ऐसे प्रोफेसर और सब हैं, एक पैर यहाँ एक पैर अमेरिका में रहता है। दुनिया भर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी यूनिवर्सिटी का जो खर्चा होगा, जो देता होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, उससे ज्यादा रिसर्च में पैसे उड़ाता है। ऐसे देश चल रहा है। ऐसा ही कोई सिंचाई विभाग चल रहा है, ऐसे ही वन विभाग और शिक्षा विभाग और ये योजना वो योजना चल रही है कि अध्ययन होता है, इसके पीछे पैसा लगता है, अध्ययन होता है। प्रोफेसर भर भर के एयरक्राफ्ट, भर भर के डॉक्यूमेंट्स लाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, कितने तरह के टाई अप हैं, कितने तरह के जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं। 2001 में मैं भी वहीं पे था, और अभी वहाँ होता तो F ग्रेड का होता मैं, है ना, उस लाइन पे बढ़ा होता तो हमारा भी कंज्यूमर में और पंचायती राज में, फिलीपींस और इंडिया के पंचायती राज का कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है। ठीक है, वो तो कैसे कैसे वो सब चीज़ें हुई और सब बदल गई, तो उसका भी अपना एक है, वो बनाता है देश को, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, उससे वो पता चलता है। ठीक है, तो इस फेज में विकासशील देशों के हितों के लिए काम करने के लिए प्रयास हुआ। विकास प्रशासन, आपका एक सिलेबस निकालिए, सिलेबस खोलिए, सिलेबस और नोट्स रोज लेके आना है यहाँ, अपने पास रखिए। 7वें यूनिट में जाइए, 7वां, क्या लिखा हुआ है? तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये इसी चरण का है। तुलना करना है किसका? अमेरिका का या प्रथम विश्व का जो विकसित देश हैं उनकी तुलना, और विकासशील देशों की तुलना। भारत, पाकिस्तान, ऐसे देश जो उपनिवेशवाद की दास्ता से बाहर आए, है ना, ये कैसे काम करें, अमेरिका में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ कैसे हो। इसके लिए विद्वान का जरूरत पड़ेगा, अध्ययन का विषय चाहिए। तो ये अमेरिका में 1948 के बाद विश्वविद्यालयों में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट खोले जाने लगे, कोर्सेज शुरू हो गए, सर्टिफिकेट कोर्स फॉर द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लोग अमेरिकन भी होते और वहाँ के भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र होते तो अमेरिका के सारे विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ाया जाता है, और उसमें भारत, हमारे जैसे गरीब देश के बारे में, मतलब थोड़ा आप स्टाइलिश होते हैं और ऐसे होते हैं। देयर इज ए कंट्री इन साउथ एशिया हु कैन, ये वो आपका माइंडसेट थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा सा जो अमीर का माइंडसेट होता है। आज हम लोग ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे में भी है, तुम सीखो हमसे, हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं। ये माइंडसेट कहीं चेंज होता, बट सब्जेक्ट यही रहता। और फाइनली आज भी हम नकल ही कर रहे हैं। विकासशील देश इमिटेटिव होते हैं, नकलची होते हैं। अमेरिका में जो 50-60 के दशक में हुआ है हम आज कर रहे हैं। ठीक है, उसी रास्ते पर हम हैं। ठीक है, महाजनों येन गता सपंथा, ये भी है, जो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है उसको देख करके बाकी लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसने इस विषय को मजबूत किया। तो 7वां यूनिट याद रखिएगा, अब वो पूरा यूनिट है इसी से रिलेटेड है। 8वां यूनिट विकास गतिकी, अगला ही है वो इसी से रिलेटेड है, विकास प्रशासन, जिसमें हम यही पढ़ते हैं कि विकासशील देशों में विकास की प्रक्रिया को तीव्र कैसे करें। और ये दोनों अध्ययन कौन करता? राजनीति विज्ञान करता कि लोक प्रशासन? लोक प्रशासन। तो इसने इसके महत्व को फिर बढ़ा दिया। तो इस फेज में फिर से ये मजबूती से खड़ा हो गया। ठीक है, इसने जो गलती की थी ना, पिताजी की वजह से गलती हुई थी। पिताजी ने क्या कहा था कि देखो जी, नीति का क्रियान्वयन इंपॉर्टेंट है, विज्ञान ढूंढो, तो नीति निर्माण ही छोड़ दिया और क्रियान्वयन पे बल दे दिया। उस चीज को इसने भुलाया, और जब अपना घर उजड़ जाता है तो दूसरों के घर में सोया जाता है। ठीक है, जैसे लोक प्रशासन को लोगों ने कहा कि नहीं तुम्हारा बेकार है, मैनेजमेंट का ये सब जो पढ़ा रहे हो ना, ये सब जितना टेक्निकल चीज मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, जैसे आप पढ़ोगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, ऐसी चीजें जो हार्डकोर मैनेजमेंट है, ये जो पढ़ा रहे हो बेकार है, नालायक हो, ये वो जो बोला ना लोगों ने। अच्छा तो ठीक है, हमारा घर तो खत्म हो गया, तो चलो अब राजनीति विज्ञान के घर में सोते हैं। जाके लगा पढ़ाने, क्या इसका चैप्टर देखिए, पेपर 2 क्या पढ़े हो, और आईजीपी एक ही है, तो अलग थोड़ी है, संविधान, ये वो, लोकतंत्र, जो जो राजनीति विज्ञान करता था सब करने लगा।
लॉ पढ़ने लगा। छठा यूनिट देखो अपना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कहाँ से लिया है? सभी के घरों में सोया लोक प्रशासन, मतलब राजनीति विज्ञान में सोया, लॉ में सोया, इकोनॉमिक्स में सोया, साइकोलॉजी में सोया, और सबके यहाँ का अच्छा अच्छा चीज लेके आ गया। किसी का चांदी का जंगला, किसी का बंगला, किसी का छत, किसी का, और अपना घर बना लिया और दुनिया का सबसे अच्छा विषय अपने आप को तैयार कर लिया। इसीलिए इस विषय को चूज करने में किसी भी बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारे विषय के अध्ययन आप कर रहे होते हैं। जीएस टाइप का लॉ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इकोनॉमिक्स है, फिनेंस देख लीजिए, मैनेजमेंट पढ़िएगा, आप एमबीए करके आए होंगे, वही सब पढ़ेंगे यहाँ पे, वही डिसीजन मेकिंग, वही लीडरशिप, वही कम्युनिकेशन। ज्योग्राफी पढ़ोगे, रीजनल प्लानिंग यहाँ पे भी है, मल्टी लेवल प्लानिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या कुछ भी पढ़े हो, साइंस छोड़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब छोड़ करके, ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी क्यों ना पढ़े हो, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे है, एससी एसटी, गरीब गुरबा, सबके बारे में पढ़ना है। सिलेबस से हटा दिया है, अलग अलग फैला दिया है यूपीएससी में, राज्यों के सिलेबस में। जैसे बिहार देने जाओगे तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो सारा कुछ है। ह्यूमैनिटीज के इसका अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ दूसरे कर लिया हुआ है। तो कभी भी इस भावना में नहीं आता है विद्यार्थी लोक प्रशासन का, इसका कोई अपना एक विशिष्ट तरह का एक है ना थोपा हुआ विचार नहीं होता, खुले विचार का होता है। और इसीलिए जीएस का आंसर लिखने में सबसे फिटेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि जीएस में ऐसा ही चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नॉन, है ना। तो ये कहानी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस युग में इसने अपने पाठ्यक्रम को भी सुधार लिया कि अब जरा हमको कमी दिखाओ। पहले तो एक ही में थे, मैनेजमेंट वाला पार्ट में, अब बताओ तो साइकोलॉजी भी है, ये भी है, ये भी है, वैसा है। लेकिन अब इसे कोई एक चीज पकड़ना था कि ये तो हमारा गुरूर है, मतलब इसके बिना जी ना पाए दुनिया, उसके लिए इस विषय ने काम किया। और वो काम कब हुआ? 70 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी पैराडाइम, आपके नोट्स में लिखा होगा, लोक नीति परिप्रेक्ष्य। अब इसने सोचा कि कोई एक चीज पकड़ लेते हैं ऐसा जिसको कोई दुनिया में चैलेंज ही ना कर पाए आगे। जैसे यहाँ चैलेंज मिला है ना, ये तीसरे फेज में, चुनौतियों के फेज में कोई चैलेंज ही ना कर पाए, कोई ऐसा चीज हम पकड़ लें अगर तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो वो चीज पकड़ लिया, लोक नीति। लोक नीति आसान नहीं है बनाना, लोक नीति बनाने और चलाने की प्रविधि लोक प्रशासन में ही पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में से पॉलिटिकल बातें होती है ना, जैसे मान लो कोई राजनीतिज्ञ ये कह दे कि गरीबी है, हम गरीबी मिटाएंगे, कहा इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ, कैसे, ये कौन बताएगा? किधर से, किस जाति में, किस धर्म का, कौन से क्षेत्र में, पद्धति क्या होगी, पैसा कहां से आएगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे डील करोगे, कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, केंद्र से गांव तक जाएगा कौन? कहने से नहीं होगा, कौन किससे कहवाना पड़ेगा? लोक प्रशासन से। हर विषय का कुछ क्रक्स होता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? कि पास्ट में जो गलती है ना दोहराएं। ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? रिसोर्स का यूज करें। तो पबैट क्यों? पॉलिसी, एक पकड़ लिया। अब नीति ऐसी चीज है, इतनी महत्वपूर्ण चीज है, रवांडा बरूंडी में भी कोई ना कोई पब्लिक पॉलिसी होगी, पाकिस्तान को भी चलाना होगा तो पब्लिक पॉलिसी है उसकी, वहां पे भी प्रशासन का महत्व। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी जलवा कभी समाप्त नहीं होगा। पकड़ लिया एक खास चीज। और ये पिताजी के गलती से हो गया था। पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब ये कमी है उनकी। उन्होंने कहा कि भाई नीतियों के क्रियान्वयन पर बल दो। क्रियान्वयन पर बल देने के लिए ये इन पे ध्यान दे दिया, टेक्नोलॉजी पे, प्रक्रिया पे, उसी को बनाता बताता रह गया, लोक नीति भूल गया। लेकिन ये फेज समझ में आया तो यहाँ पे लोक नीति को भी अपना केंद्र बना लिया। अब जो खोई हुई जो गरिमा थी लोक प्रशासन के विषय की, उसको प्राप्त करने के लिए एक नई व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई 70 में, ठीक है। एक संस्था बनाई गई, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन एक बनाया गया बड़ा सा, पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। एक संस्था 70 में स्थापित की गई जो अमेरिका में लोक प्रशासन के ग्रेजुएट्स प्रोग्राम को चलाना था। जैसे उसका नाम है नासपा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्कूल्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1970 में बनी। नासपा है क्या पहले समझिए। इट्स ए
एकेडमिक इंटेलेक्चुअल ग्रुप, एक विद्वानों का समूह बना, संस्था बना दिया गया उसको। और ये क्या करता, अमेरिका में ग्रेजुएट्स प्रोग्राम इसको चलाना था। किस चीज का? लोक प्रशासन का। जितने विश्वविद्यालय जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, वर्जीनिया, ब्ला ब्ला, ये सब जितने हैं, इन सबको में चलाना था। ठीक है। अब इसका जो सरोकार है वो किससे है? लोक प्रशासन के विश्वविद्यालय या लोक प्रशासन के कॉलेज से। कोई कोई विश्वविद्यालय ही है पैड का वहां पे। ठीक है। तो जैसे विलियमसन कॉलेज पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का दर्जा है और यही पढ़ाया जाता है। या हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी है, तो एक पूरा एरिया है उसमें जॉन एफ कैनेडी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पूरा, जिसमें मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। और अमेरिका में लोग एमबीए करने से ज्यादा एमपीए करते हैं। एमबीए करोगे तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलेगा, और एमपीए करोगे तो प्राइवेट में तो मिलेगा ही, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिल जाएगा। भारत में अगर करोगे एमपीए कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बात है। जैसे मैं अगर चाहूं यूएस के किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ना, 1 मिनट में लेगा। वो हमारे जैसे प्रोफेशनल को पसंद करता है जो इस विषय के साथ ऐसा रहा हो, इस तरह का चीजें हो। लेकिन इंडिया में इस तरह के लोगों को समझा जाता है कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, ये वो ब्ला ब्ला। और वो प्रोफेसर जो 15 साल से एक ही जगह मुस्कुराया होगा, एक ही एग्जाम्पल दिया होगा, उसी को सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ एकदम निर्भीक होके समभाव से बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और उसकी जो अवेयरनेस है यूनाइटेड स्टेट्स में वो किस तरह की है। ठीक है। और एक टाइम में, अब जैसे मुझे बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, जैसे एक भागीदारी भवन है यूपी का, मायावती जी के टाइम में बना है, 261 करोड़ की एकेडमी है। वहाँ पे मैं कभी पढ़ा था, तो वहाँ से बहुत सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और ये सब कुछ है। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत एजेंसियों की बहुत सारी चीज़ें, अब पता नहीं अब ठीक से सुरक्षित भी हैं कि नहीं हमारे घर में, बट ये सब बहुत सारी हैं। ये सब चीज़ का एक अच्छा से डिज़ाइन करके स्टैनफोर्ड या विलियमसन किसी को भी भेज दें, तो जितने ग्रांट्स हैं उनके 100, मतलब अगर कुछ बड़े रिसर्च के लिए भी हो सकता है, या उनका 1.5 2 करोड़ का ट्यूशन फी होता है, वो सब फ्री करके लेटर भेज देंगे। ठीक है। इस तरह से ब्रेन और इस तरह से लोगों को उठाते हैं। अमेरिका में सब इस तरह के लोग होते हैं। सब कुछ यूएस में अमेरिकन नहीं करते, यहाँ के दूसरे जगह के लोग जा जाके उसको, वो कंट्री उनको अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि फिर उसका कुछ जो आउटकम है उसका लाभ किसको मिलेगा। ठीक है, ये बात है। तो ऐसी चीजें हैं। इसी तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है नास्पा, जिसको ग्रेजुएट्स प्रोग्राम चलाना था। आज क्या है इसका स्टेटस? इसके पीछे लाइन में खड़ा होता है कौन? समाज शास्त्र की सर हमको भी दे दीजिए मेंबरशिप, राजनीति विज्ञान सर ले लीजिए प्लीज, और लेता नहीं है, लाइन में खड़ा है। जब तक लाइनें हमने देखी हैं तब तक 350 अच्छे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के इसकी मेंबरशिप लेने के लिए तड़प रहे हैं, और भारत का एक भी विश्वविद्यालय इसका मेंबर नहीं है, इंक्लूडिंग जेएनयू और डीयू। आप जिसको बहुत अच्छा समझते हैं वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी नहीं पाता है। और यह है किसका ऑर्गेनाइजेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये इसका हैसियत है। पूरी दुनिया में जितना एक्सपेंडिचर होता है, अकेले वो एक्सपेंडिचर रिसर्च के लिए यही ऑर्गेनाइजेशन करती है, ह्यूमैनिटीज के लिए, जिसका नाम है नास्पा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्कूल्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिग वन, बिग जाइंट वन है ना, जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे यहाँ का एम्स, आईआईटी, ये सब में जितना पैसा खर्चा होता है 54-58 भी नहीं है उसका, वो जितने पैसे उड़ाता है। अगर हमारे यहाँ के कोई प्रोफेसर, मान लीजिए एमपी सिंह, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, आईपीए के डायरेक्टर भी थे, आईजीपीए के एडिटर थे, है ना, हमारे मित्र भी हैं। फेडरलिज्म पे बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने। पैसा कौन देगा? भारत में कोई है? कैनेडियन राइटर के साथ मिल करके फेडरलिज्म पे किताब अच्छी लिखी, कंपैरेटिव स्टडी की, कहाँ से आएगा? हमारा एक है आईआईपीए, लेकिन भारत का है ना, आई लग गया मतलब अब पैसा तो नहीं होगा ना। गरीबी देश है ना जी। देखो
कहने में बुरा लगता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कल्याणशील, विकासशील। है तो गरीब, खाने का नहीं है। हॉस्पिटल एक भी अच्छा है? जहाँ रहते हो यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है एक भी? कि छींक आ गया तो चले गए। कोई रिहैब सेंटर है कि हमारा मन ठीक नहीं है 2 दिन हमें थोड़ा रख ले अच्छे से बढ़िया व्यवस्था में? एक भी रिहैब सेंटर है यहाँ पे? इतना महान देश हमारा, ठीक है। खाने का नहीं है, 25-25 गज के डब्बे जैसे, ना हवा आता होगा ना कुछ उसमें। इतने देश के भविष्य रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर के सांसद है, उनको बोला था कि एक लाइब्रेरी बना दीजिए सर, है ना। तो उनको मैंने कुछ आइडिया भी दिया था, 5000 बच्चों से आपका हम थोड़ा प्रचार प्रसार करवा देंगे। नेता लोग का यही होता है ना। तो उनका आंख चमका, हाँ ऐसा है, मिलते हैं आपसे, नंबर उम्बर तुरंत ले लिया जैसे ही हमने बताया। लेकिन ना हमारे पास भी टाइम मिला ऐसा, ना हमने प्रोसेस किया। तो कितने बच्चे आप लोग जो पढ़ते हो, ये क्या सामान्य काम कर रहे हो क्या आप लोग? किसका लाभ होगा? 10 साल 20 साल बाद आप ही में से कोई डीजीपी, कोई कुछ 30 साल बाद है, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई कुछ निकलेगा। और वो किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होगा, उसका बिहेवियर, उसका सोच, उसकी तैयारी, उसी के हिसाब से देश को दिशा मिलेगी ना। एक योजना पकड़ लो, आयुष्मान भारत, और कोई उसमें एकदम टेढ़े दिमाग वाला आ जाए कि नहीं इसको तो मैं चला के रहूंगा, गरीब आदमी तक ये नहीं गया तो समझो जीने नहीं दूंगा मैं। एक हो जाए ऐसा, हेल्थ में कहां से कहां पहुंच जाएगा कंट्री, सोचो। पैसा तो सरकारें खर्च करती हैं और 5 लाख रुपए कर ही रही हैं, हर हाल में होना है। लेकिन उसको चलवाने वाला मैनेजर अगर ऑनेस्ट हो जाए और जुझारू मिल जाए, एक ही योजना पकड़ ले, कहां से कहां हो जाएगा। लेकिन वो जब पढ़ रहा है तो उसको 25 गज के कमरे में है, कभी उसके पास पैसा है, कभी नहीं है, कभी कोई भगा देता है, कभी कोई कुछ कर देता है। तो ये कोई बहुत अच्छा थोड़ी है। कौन ध्यान देगा? नीति निर्माता, उसको मतलब ही नहीं है हिंदू मुस्लिम से, टाइम ही नहीं मिलता है उसके बाद, ठीक है। इसी सब में रह जाता है, तो देश का ये हाल है। तो ये सब चीजें हैं। इसी तरीके से इस विषय ने अपना अधिकार बनाया और यहाँ पहुँचते पहुँचते यह विषय पूरी पृथ्वी पर सबसे अच्छा विषय के रूप में स्थापित हो गया। मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं, एक्चुअल में ये है। और इसका जलवा लेकिन अमेरिका में ही है, भारत में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर्स ने इसका बैंड बजा के रखा हुआ है। ना तो अच्छी किताबें हैं, ना ही अच्छी, मोहित भट्टाचार्य, विद्युत चक्रवर्ती, कुछ लोगों ने लिखा है अच्छा। अब ये लोग भी बुजुर्ग हो गए, अब विद्युत चक्रवर्ती भी वाइस चांसलर हो गए, अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हमारे जैसे लोग कर सकते थे तो दूसरा ही काम में लगे हुए हैं। सब हम किताब ही लिख देंगे तो हमारे पास कौन आएगा, ये भी बात है। तो यही कहानी है इस सब्जेक्ट की, समझ में आ गया? अब बस यहाँ पे कट पेस्ट मारना है, अब बस अलग तरीके से कट पेस्ट मारना है। ये कहानी याद रखिएगा, ये जो है पढ़ने के लिए जो दिया है इसको पढ़ना। जितने प्रश्न आए हैं, जो भी आएंगे, बना पाओगे। और एक जनरल आइडिया स्टोरी के जैसा, बस ये नहीं अच्छा कुछ जो फिक्स है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, है ना, एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। ये 48 है, 47 है तो क्यों है, ये ध्यान रहे, ठीक है। उतने तथ्य लिखे हुए हैं आपके पास। अब एक प्रोफेसर है जिसका नाम है निकोलस हेनरी। इसने कहा कि नहीं जी 87 से नहीं हुआ है, हम वुड्रो विल्सन को पिता नहीं मानते हैं। प्रोफेसर का अपना होता है, झगड़ा था इसका, क्यों नहीं माना ये समझिए। वुड्रो विल्सन ये चाहते थे कि लोक प्रशासन में जो स्टडी होगी उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। ये थोड़े से नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि ऐसा हो लोक प्रशासन में जो अमेरिका में हम अध्ययन करें और ये दूसरे विकासशील देश को क्यों फायदा हो, दूसरे को क्यों, हमें ही फायदा होना चाहिए। और ये तर्क कौन देता था? गुडनाउ, 1900 में है ना किताब, कहीं लिखा होगा ये। तो गुडनाउ को ये लोक प्रशासन का जन्मदाता मानते हैं। यानी गुडनाउ वाज द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई यूजीसी का एग्जाम आ जाए ऑब्जेक्टिव और लिखा हो लोक प्रशासन का जन्मदाता, ठीक, क्या मानना है? वुड्रो विल्सन। अमेरिकी लोक प्रशासन का जन्मदाता, तो क्या? गुडनाउ। तो गुडनाउ से कहानी शुरू करते हैं। अब बाकी ये नहीं कि यहाँ पे वुड्रो विल्सन मर गए थे या वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, नई कहानी थोड़ी बताएंगे। जो भी कट पेस्ट मार दीजिए, राष्ट्रपति बनना, राजनीति विज्ञान के संघ के द्वारा
उसको स्वीकृति देना कि भाई लोक प्रशासन का विषय वस्तु भी जरूरी है, LD वाइट का किताब लिखना, सब ऐसा ही है, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी किताबें आना, ठीक है, ये होगा ही होगा। यहाँ पे गुली कुर्विक और बाकी जितने क्लासिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने तकनीक, संरचना और प्रक्रिया के आधार पर सिद्धांत बताया, कट पेस्ट, ये दोनों हो गया। ऐसे ही सारे तर्क उठा के यहाँ डाल देना है। बस एक चेंज यहाँ हुआ कि वुड्रो विल्सन से नहीं, गुडनाउ से ही शुरुआत हुई और उसका वजह भी हमने बताया। अब यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं हुई थी, आलोचना हुई है, इनके हिसाब से वो महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ये जो आलोचना की चेस्टर बर्नार्ड ने और हर्बर्ट साइमन ने, वॉल्डो ने, ढाल ने, वो सारी हुई, उसको नहीं दिखाया इन्होंने। और जब भी इनको पूछे तो वो दिखाना भी नहीं चाहिए, एक लाइन में कह देना चाहिए कैसे ऐसे आलोचना हुई और उसके बाद इनको जो दिखा वो इम्पॉर्टेंट है। इस 2 फेज को तो ऐसे ही कहेंगे, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी लिखा होगा, दूसरे में एम्फेसिस ऑन थ्योरीज, तीसरे में लिखा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के रूप में। क्या हुआ इनके हिसाब से कि जब आलोचना हुई ना इस विषय के सिद्धांतों की, तो इसके विद्वान भागने लगे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में सैलरी मिलता नहीं है, असाइनमेंट्स मिलता है। विद्वानों को लगा कि अब तो हमारा काम खराब हुआ, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल, हायरार्की, ये सब पढ़ाता था, ये तुरंत चला गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पढ़ाने। तो अब लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के रूप में हो गया, यानी लोक प्रशासन वापस राजनीति विज्ञान में जा रहा है, अपना मदर साइंस की तरफ वापस जा रहा है। ये वो फेज है, ठीक है। अब फिर 1956 से 70 का उनको फेज दिखा, यानी कुछ विद्वान जो थोड़े थे, अपने क्षमता को रखते थे, अपना पहचान बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने लोक प्रशासन को बचाने का काम किया। मतलब वो वापस भागे नहीं, लिबर्टी इक्वालिटी पढ़ाने नहीं गए, और 1956 से किया क्योंकि यहाँ पर एक जर्नल शुरू किया गया। जैसे ये जर्नल लिखा होगा कहीं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ऐसा ही यहाँ पे शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली, ये भी फैक्ट्स लिखा होगा आपके पास। और इसमें कौन कौन है? वही लोग, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वॉल्डो, जो आप इस चौथे फेज में देखे हैं, यही सारे विद्वान हैं जिन्होंने क्या किया, इसको क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान के रूप में ऐसे सिद्धांत को ढूंढने की बात की गई जिसका सार्वभौमिक अनुप्रयोजन हो, यानी भौतिक कारक और मानवीय कारक दोनों पर यह बल देगा। ऐसे हुआ, और बाकी सारे फैक्ट्स, इसका सब पाठ्यक्रम बनाना, सब विषयों के साथ सिलेबस को लेना, इस फेज में जितनी चीज हुई सारी बातें कट पेस्ट कर देनी। 70 के बाद है ना, लोक नीति परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया, लेकिन इन्होंने इसका नाम वो नहीं दिया है, पब्लिक पॉलिसी पैराडाइम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या है? पहले में क्या है जी, यहाँ पे लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के रूप में, उसके बाद लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान के रूप में, और लोक प्रशासन कॉमा लोक प्रशासन के रूप में। कहने का ये स्टाइल है, तरीका है। इसको कह के ये बताना चाहता है प्रोफेसर कि देखो भाई, लोक प्रशासन जो है ना, अब अपना मुकाम बना चुका है। अब क्या है, उसका अपना पाठ्यक्रम है, अच्छा पाठ्यक्रम है सबसे, देखो यहाँ पे बना चुका है। इसने नासपा जैसी संस्था को बनाया है, ये वाला तथ्य डालिए यहाँ पे, और ऐसा बनाया है कि समाजशास्त्र, लॉ, इकोनॉमिक्स सब लाइन में खड़े हैं कि भाई हमें भी मेंबरशिप दे दो, यानी बॉस यही है, ठीक है। और इसने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए समझ लिया है कि हमारा क्रक्स क्या है, लोक प्रशासन में हम क्या चीज को पकड़ लें जिसको कभी कोई झुठला ही ना पाए, और वो पकड़ करके इसने जान गया कि लोक नीति में क्रियान्वयन छुपा हुआ है, और इसलिए अब ये विषय कभी डूबेगा नहीं, अब ये विषय के रूप में स्थापित हो गया है। इसलिए लोक प्रशासन के रूप में उद्घटित हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? बस कट पेस्ट है। अब एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोलम्बस्की। उन्होंने कोई फेज नहीं बांटा, 4 चीज बताया। एनालिटिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास लिखा होगा, विश्लेषणात्मक राजनीति एवं प्रशासन, ये पहला फेज है। यहाँ की कहानी कट पेस्ट मार दीजिए उठा के उसमें। मतलब विश्लेषण चल रहा है कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान में है कि उससे बाहर है,
तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का चरण का जितना तथ्य आंकड़ा है वो डाल, आज तक पूछा नहीं गया। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर पूछ दे कोलंबस की तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पूछा क्या गया है, कैसे जाएगा, उस पर बात अभी हो गई। दूसरा है एनालिटिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, पहला है एनालिटिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि राजनीति अलग और प्रशासन अलग। ये दूसरा फेज यहाँ पे स्थापित हो गया था 26 आते आते। इस दूसरे फेज की कहानी को इसमें डाल देना है। तीसरा है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ये 48 से आगे वाला ये, या 56 से 70 वाला, यहाँ पे जितने तथ्य आंकड़े हैं उठा के डाल देना है। उसके बाद है लोक नीति प्रतिमान, मतलब 70 के बाद वाला हो गया। गोलम्बस्की ने भी बता दिया। प्रश्न कैसे आएगा? एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगा देता है ज्यादा और आपके अवेयरनेस को जानना चाहता है। एक तो कई बार सिंपल सवाल आया है, ये हेनरी निकोलस के 5वें पैराडाइम में क्या लिखा है इसका महत्व बताइए, ये होगा। या सेकंड में क्या है ये पूछेगा, लिख दीजिए। थर्ड में क्या है बता देना है, ऐसा हो जाएगा। सारे तथ्य आंकड़े यहां से उठाइएगा, बस ये शुरुआत में ध्यान रखिएगा। कई बार और मिक्स करने के लिए गोलम्बस्की और निकोलस हेनरी को मिक्स कर देगा। गोलम्बस्की ने 2 शब्द दिया, लोकस और फोकस। गोलम्बस्की ने कहा कि लोक प्रशासन को अगर समझना हो ना तो दो चश्मे से देखो, लोकस देखो उसका, फोकस देखो। लोकस का मतलब वेयर इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है। फोकस का मतलब व्हाट, क्या कर रहा है। वेयर एंड व्हाट 2 आंखों से देखो। एक से देखो लोक प्रशासन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो कहाँ मतलब राजनीति विज्ञान के पास है, या अन्य विषयों के घर में सो रहा है, या अपने आप में बना लिया है। फोकस मतलब सिद्धांत पे बल है, लोक नीति पर है, क्या काम क्या कर रहा है। ठीक है, इस नजर से देखो। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि गोलम्बस्की के लोकस फोकस को ध्यान में रखते हुए निकोलस हेनरी के 5 प्रतिमानों का वर्णन करें। अब आ जाइए इसमें। पहले में लोकस कहाँ है, राजनीति विज्ञान से अलग। फोकस कहाँ है, स्पष्ट नहीं है। दूसरे में लोकस अलग हो गया है, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से। फोकस क्या है, सिद्धांत, थ्योरीज। तीसरे में लोकस कहाँ है जी, पुनः वापस जा रहा है राजनीति विज्ञान की तरफ। फोकस कहाँ है, राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट। क्या आ गया फोकस में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, संप्रभुता, न्याय, लोकतंत्र, ब्ला ब्ला। इसमें क्या है, लोकस क्लियर नहीं है, हिल रहा है, कभी समाजशास्त्र, कभी लॉ, कभी कहीं, हर घर में सो रहा है। फोकस क्या है, ऐसा विज्ञान बनाना जिसे कभी कोई झुठला ना सके। ठीक है। चौथा लोकस क्या है, लोक प्रशासन के रूप में, यानी इसने अपनी अलग पहचान बना ली है, अन्य विषयों से हट के लोकस इसने तय कर लिया। और फोकस क्या है, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, पकड़ लिया कि वो क्या है। ये भी लिखा होगा आपके नोट्स में। इसके बाद भी अगर कोई नहीं लिखेगा ना आंसर, तो उसको अब कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो आप समझ लीजिए। जितने प्रश्न आए हैं, जो भी आएंगे, अगर आप जीवित थे, ध्यान से सुने थे, न्यूनतम तथ्य हमने कहा, अगर आप ध्यान में रखते हैं, आसानी से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। कितने भी जटिलता से प्रश्न पूछे होंगे ना, यही लिखना है। आपको खुद ही अंदर से एहसास होने लगेगा। और हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, आगे उसको करेंगे। इसके प्रश्न भी लिखे होंगे आपके नोट्स में ही, तो उसको थोड़ा आज ही जा करके ब्रीफ करिए। आज जाके लोक प्रशासन की कहानी को, है ना, ब्रीफ करके तैयार करिए। थैंक यू।